नमस्कार, मैं अनीता मीणा आज आपको कक्षा 10 का अध्याय 2 मनोविज्ञान की पद्धतियां का विस्तार से अध्ययन कराऊंगी। मनोविज्ञान की पद्धतियां क्या हैं? मनोविज्ञान के क्या-क्या उपागम हैं? मनोविज्ञान का विश्लेषण किन-किन आधारों पर किया गया है? इन समस्त विषयों पर चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले मनोविज्ञान हमने पहले अध्याय में पढ़ा, आत्मा का विज्ञान या मानव के व्यवहार को जानने का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान इन घटनाक्रमों की व्याख्या करने के लिए एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसका सशक्त सैद्धांतिक आधार होता है। अर्थात मनोविज्ञान उन घटनाक्रमों का व्याख्या करता है जिसका एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक पूर्ण रूप से तरीका होता है। व्यक्तियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपकरणों का या परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के प्रतिक्रिया को जानने के लिए कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है मानव व्यवहार को जानने के लिए और मानसिक प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए। इसका पहला उपागम है जैविक उपागम। जैविक उपागम ये उपागम मुख्यतः जैविक संरचनाओं और विभिन्न गोचर जैसे मस्तिष्क, जीन, अंतःस्रावी प्रणाली और तंत्रिका प्रेषक पर आधारित है। किसके अंतर्गत जैविक उपागम के अंतर्गत भावनाओं, स्मृतियों, संवेगों और व्यवहार के अन्य पहलुओं पर नियंत्रण में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। जैविक उपागम के अंतर्गत व्यक्ति के भावनाओं, स्मृतियों, संवेगों, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। हमने पढ़ा जैविक उपागम, अब है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। ये उपागम व्यक्ति के मानसिक स्थिति या मनोवेगों को जानने का आधार है। इस उपागम के जनक सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्ति की वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने के अचेतन लिबरेटो ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। अर्थात हम कहें मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। बच्चों, हमने देखा जैविक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। किन्होंने? सिगमंड फ्रॉयड ने मन का अध्ययन अनुभवों के पदानुक्रमिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में चेतना की विभिन्न सतहों के रूप में किया। कितने मनों में किया है मन का अध्ययन? 3 रूप में, चेतन, अवचेतन और अचेतन। कितने रूप में किया है? 3 भाग में किया है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। मानवतावादी उपागम। मनोविश्लेषणात्मक उपागम के जनक थे सिगमंड फ्रॉयड और मानवतावादी उपागम के कौन है? कार्ल रोजर्स। फ्रॉयड के विपरीत मानवतावादी उपागम के जनक कार्ल रोजर्स वर्तमान परिस्थितियों के चेतन अनुभव, जीवन के दौरान अंतर्वैयक्तिक अनुभवों की भूमिका और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता पर अत्यधिक बल देता है। मनोविश्लेषणात्मक के अंदर तो सिगमंड फ्रॉयड जी मन की तीनों स्थितियों, चेतन, अवचेतन और अचेतन, तीनों पद्धतियों का जानने का प्रयास करते हैं, जबकि कार्ल रोजर्स व्यक्ति की क्षमता पर अत्यधिक
बल देते हैं। सशर्त सकारात्मक विचार के साथ पिछले अनुभवों के कारण व्यक्ति उन अनुभवों को या तो अस्वीकृत कर दे या विकृत कर सकता है जो उसकी स्वयं प्रणाली को खतरा पहुंचा सकते हैं। व्यवहारवादी उपागम। इस उपागम के अंतर्गत व्यक्त, वस्तुपरक और प्रत्यक्ष व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत व्यक्त, वस्तुपरक और प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन है, जो कि व्यवहार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल देते हैं। व्यवहारवादी उपागम के जनक जे.बी. वाटसन है, जो कि व्यवहार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल देते हैं। संज्ञानात्मक उपागम। व्यवहारवाद के यांत्रिक स्वरूप के विकल्प के रूप में संज्ञानात्मक उपागम का उद्भव हुआ। इस उपागम के अंतर्गत मुख्यतः व्यक्ति की सूचना संसाधन की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञानात्मक उपागम के अंदर व्यक्ति की सूचना संसाधन के आधार पर उसकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह उपागम कौन सा उपागम बच्चों? संज्ञानात्मक उपागम। यह मानता है हमें सूचना प्राप्त करने के लिए परिवेश का सतर्कता पूर्वक निरीक्षण करते हैं और हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि इस सूचना को किस प्रकार संसाधित करते हैं। ये उपागम मुख्यतः संघटक मॉडल पर आधारित है। संज्ञानात्मक उपागम व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति की क्षमता का विश्लेषण करता है। संज्ञानात्मक उपागम संगणक मॉडल पर आधारित है। देखो बच्चों, हमने मनोविज्ञान को उसके उपागम के माध्यम से जानने की कोशिश करी कि मानव प्रक्रियाओं और व्यवहारों के आधार पर किन किन उपागमों के द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मानव की प्रक्रियाओं और उसके व्यवहार को जानने के लिए कई पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। मनुष्य एक जटिल और जीवित प्राणी है। उसका व्यवहार अनेक कारकों द्वारा निर्मित किया गया है। ये कारक दोनों प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। मनुष्य एक जीवित प्राणी है और उसके व्यवहार को अनेक कारकों द्वारा निर्मित किया गया है। ये कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक हो सकते हैं और बाह्य हो सकते हैं। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए कई प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इन पद्धतियों की चर्चा यहाँ की गई है। किन पद्धतियों की चर्चा यहाँ की गई है? जिन पद्धतियों के द्वारा मनुष्य के व्यवहार के आंतरिक और बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहली पद्धति है अवलोकन पद्धति। अवलोकन पद्धति का प्रयोग नैसर्गिक या स्वाभाविक प्रयोगशाला व्यवस्था दोनों में किया जाता है। अवलोकन पद्धति का प्रयोग नैसर्गिक या स्वाभाविक वे प्रयोगशाला दोनों में किया जाता है। स्वाभाविक वातावरण में अध्ययन करते हैं तो यह स्वाभाविक अवलोकन कहलाता है।
जब हम किसी व्यक्ति का उसको देखकर अवलोकन करते हैं या देखकर उसके बारे में जो अपनी विचारधाराएं बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? अवलोकन अध्ययन कहलाता है। जैसे खेल के मैदान में खेलते बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करना। देखो बच्चों, अवलोकन उपागम क्या है या अवलोकन पद्धति क्या है? अवलोकन पद्धति में व्यक्ति का उसके कार्य करने के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे एक बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं, कोई बालक बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, कोई बालक धीमी गति से खेलता है, कोई बहुत अच्छा खेलता है। अब हम उस बालक को देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या इस बालक को जो कि खेल खेल रहा है, इस खेल में उसकी रुचि है या नहीं। इस आधार पर हम उसका अवलोकन करते हैं। मतलब हमने उसको देखकर जो महसूस किया उसको क्या बोला गया है? अवलोकन पद्धति। इस आधार पे हमने क्या किया? बालक का अवलोकन किया। प्रयोगशाला अवलोकन के अंतर्गत अभी तो हमने आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के अवलोकन जाने हैं। किसके अंतर्गत? अवलोकन के अंदर। बाह्य में तो हमने व्यक्ति को देखकर पता लगाया कि उसकी रुचि क्या है, जबकि प्रयोगशाला अवलोकन के अंतर्गत अध्ययन की जा रही घटनाओं पर अवलोकनकर्ता का पूर्ण नियंत्रण रहता है। उदाहरण के लिए कार्य के निष्पादन पर उत्प्रेरित दबाव के प्रभाव का अध्ययन करना। देखो बच्चों, एक व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करता है, एक व्यक्ति किसी दबाव में कार्य कर रहा है। यदि व्यक्ति दबाव में कार्य कर रहा है तो उसका अध्ययन प्रयोगशाला अवलोकन के अंतर्गत किया जाता है। इस पद्धति में, कौन सी पद्धति में? अवलोकन पद्धति में समय व प्रयास अधिक लगते हैं। अवलोकन पद्धति में समय व अभ्यास अधिक लगते हैं। दूसरी पद्धति है प्रयोग। प्रयोग कैसे? प्रयोग के अंतर्गत प्रयोगकर्ता एक चर में ऐच्छिक रूप से हेर फेर तथा नियंत्रण कर दूसरे चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। वह चर जिसमें प्रयोगकर्ता हेर फेर करता है एवं नियंत्रित करता है, वह स्वतंत्र चर या निराश्रित चर कहलाता है। तथा वह चर जिस पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे परतंत्र चर या आश्रित चर कहते हैं। देखो बच्चों, जिस चर पर व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है तो स्वतंत्र चर कहलाता है, जबकि व्यक्ति किसी दूसरे के दबाव में कार्य करता है तो परतंत्र चर या आश्रित चर कहलाता है। इन चरों को सुसंगत चर कहा जाता है और इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। प्रयोगात्मक अध्ययनों में 3 प्रकार के सुसंगत चरों का अध्ययन किया जाता है। पहला है जैविक चर, दूसरा है पारिस्थितिक चर, तीसरा है अनुक्रमिक चर। प्रयोगशाला में 3 प्रकार के चरों का अध्ययन किया जाता है। पहला है जैविक चर, दूसरा है पारिस्थितिक चर, तीसरा है अनुक्रमिक चर। अब जैविक चर प्रयोज्यों की व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होते हैं। कौन से?
जैविक चर, जैसे आयु, लिंग, व्यक्तित्व की विशेषताएं। जो व्यक्ति की आयु, उसका लिंग, उसकी विशेषताएं आदि जो बताता है, व्यक्ति की विशेषताएं आदि जो बताता है, उसको बोलते हैं जैविक चर। जबकि पारिस्थितिकी चर प्रयोग के दौरान भौतिक पर्यावरण के गुणों से संबंधित होते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता और शोर। जैविक चर में तो व्यक्ति की आयु, उसका लिंग, उसका वातावरण आदि का अध्ययन किया जाता है या बालक की विशेषताओं पर अध्ययन किया जाता है। जबकि पारिस्थितिक चर में व्यक्ति के व्यवहार पे, उसके तापमान, आर्द्रता और शोर पर के गुणों के आधार पर व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है। सुसंगत चरों के नियंत्रण के लिए प्रयोगकर्ता निम्न प्रविधियों का प्रयोग करता है। हमने 3 चर देखे, जैविक, पारिस्थितिकी और अनुभाविक। अब इन प्रविधियों का प्रयोग करता है सुसंगत चर के नियंत्रण के लिए। सुसंगत चर के नियंत्रण के लिए नियंत्रण करने के लिए पहला है निरसन। इस प्रविधि के अंतर्गत बाह्य चरों को प्रयोग की स्थिति से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रविधि के अंतर्गत बाह्य चरों को प्रयोग की स्थिति से बाहर कर दिया जाता है। दशाओं की स्थिरता। इस प्रविधि का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब बाह्य चरों का प्रयोग की स्थिति से अलग करना संभव नहीं होता। तीसरा है मिलान। मिलान प्रविधि के द्वारा सुसंगत चरों को प्रयोग की समस्त परिस्थितियों या स्थितियों में समान या स्थिर कर दिया जाता है। परिसंतुलन। इस प्रविधि का प्रयोग, कौन सी प्रविधि का प्रयोग? परिसंतुलन। इस प्रविधि का प्रयोग अनुक्रम के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राय प्रयोज्यों को 2 समूह में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम प्रयास में आधे समूह ए पहला कार्य करने के लिए दिया जाता है। 2 समूह बना दिए, पहले समूह को आधा कार्य करने के लिए दिया जाता है और समूह के दूसरे आधे भाग समूह बे को दूसरा कार्य करने के लिए दिया जाता है। परिसंतुलन में 2 समूह बनाए जाते हैं, आधा कार्य ए समूह करता है और आधा कार्य बे समूह करता है। यादृच्छिक वितरण। प्रयोज्यों के प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में चयन के समान अवसर प्राप्त होते हैं। यह समूहों के मध्य यथाक्रम विभेदों को समाप्त कर देता है। जो भी मतभेद आते हैं सुसंगत चरों के अंदर, इसके द्वारा समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अध्ययन अर्थात केस स्टडी। व्यक्ति अध्ययन को हम केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। किसी व्यक्ति के हाव भाव, उसके विचार आदि को मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है और उस व्यक्ति के सामने आ रही समस्याओं का समाधान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके केस स्टडी में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के क्षेत्र में व्यक्ति अध्ययन पद्धति का अपना महत्व व सार्थकता है। इस पद्धति में प्रमुख इकाई व्यक्ति तथा जीवन की विभिन्न संदर्भों में उसके अनुभव हैं। इस पद्धति में, कौन सी वाली पद्धति में? केस स्टडी या व्यवहार अध्ययन में। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण लोगों के साथ उसके संबंध, साथ ही विभिन्न वास्तविक
जीवन की परिस्थितियों में उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। केस स्टडी में व्यक्ति के अनुभवों और उसके ऊपर किन किन समस्याओं का या किन किन व्यवहारों का असर पड़ा है, किस किस का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा है, इसका वर्णन केस स्टडी में या व्यवहार अध्ययन में किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन पद्धति व्यक्ति के जीवन के विशेष अनुभवों, साथ ही उसकी विभिन्न संवेगात्मक और समायोजन से जुड़ी समस्याओं को जानने में सहायता करता है। देखो बच्चों, केस स्टडी के अंदर व्यक्ति की संवेगात्मक और समायोजन से जुड़ी समस्याओं को जानने का सहायता करता है। व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को जानने का कि समस्याएं किस कारण आ रही है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा उस पर अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण दूरदर्शन या समाचार चैनल या समाचार पत्र किसी वर्तमान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मोबाइल संदेश द्वारा प्रतिक्रिया मांगते हैं। इस प्रकार वे इन विषयों पर लोगों के विचार एकत्रित करने का प्रयास करते हैं ताकि इन्हें समाज के अन्य लोगों या सरकार तक पहुंचाया जा सके। जैसे चुनाव के दौरान वे विचारों की मतगणना का आयोजन करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि कौन से राजनीतिक समूहों को लोगों का बहुमत प्राप्त है। इस प्रकार के अध्ययन को सर्वेक्षण अध्ययन कहते हैं। अर्थात देखो बच्चों, सर्वेक्षण अध्ययन क्या है? इस अध्ययन के अंतर्गत समाचार पत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदियों के द्वारा लोगों के बीचों में जाकर यह पता लगाया जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम आने में बहुत समय लगेगा। जब तक समाचार पत्रों की या मनोविश्लेषणात्मक लोगों की एक टीम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती है, लोगों के मत को जानने का कोशिश करती है कि कौन सी पार्टी कई व्यक्ति की सरकार बनने वाली है, किस व्यक्ति को लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं और किसको बहुमत मिलने वाला है। इन सब पर वो घूम घूम कर चर्चाएं करते हैं और इन चर्चाओं के सारांश के आधार पर वो अपना सर्वेक्षण बताते हैं कि इस पार्टी को इतने मत मिलने वाले हैं, ये पार्टी जीतने वाली है, ये पार्टी हारने वाली है, लोगों का झुकाव इस पार्टी की ओर है। ये सर्वेक्षण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान में ही नहीं, सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग मनोविज्ञान में ही नहीं अपितु अन्य विषयों जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा प्रबंधन आदि में भी सर्वेक्षण एक अत्यधिक लोकप्रिय अनुसंधान पद्धति है। यहां कहा गया है कि सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग न केवल मनोविज्ञान में अपितु राजनीति विज्ञान में, राजनीति में, समाजशास्त्र में सर्वेक्षण एक लोकप्रिय पद्धति है। मनोविज्ञान में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग सामान्यतः लोगों के विचारों के प्रतिमान, अभिवृत्ति, विश्वास तथा मूल्यों के अध्ययन के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग अधिकांशतः प्रतिमान, अभिवृत्ति, विश्वास तथा मूल्यों के अध्ययन के लिए किया जाता है। लोगों से प्रदत्त एकत्र करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जैसे
लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर, सर्वेक्षणकर्ता कहां जाएंगे? लोगों के बीच में जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनका साक्षात्कार लेना, उनका इंटरव्यू लेंगे, वो अपने उस इंटरव्यू में व्यक्ति अपने विचार देगा। ईमेल द्वारा, व्यक्तियों को ईमेल के द्वारा पूछेंगे, वे डाक द्वारा इन्हें प्रश्नावली भेजना तथा उन्हें मोबाइल संदेश द्वारा प्रतिक्रिया भेजने के लिए कहना, ये सभी सर्वेक्षण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान अनुसंधान में प्रयोज्यों के विषय में प्रदत्त व सार्थक सूचनाओं को एकत्र करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान उपकरणों के विषय में चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग अनुसंधानों को करते समय किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। हमने अब तक मनोविज्ञान की पद्धतियों का अध्ययन किया। अब मनोवैज्ञानिक उपकरणों के बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे। पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के विषय में सुना होगा आपने, कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विषय बारे में सुना होगा जो कि बुद्धि, अभिक्षमता तथा रुचि का मापन करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण व विकास व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, मूल्य, उपलब्धियां, अभिवृत्ति, स्मृति तथा अन्य कई मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों व सीमाओं का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। परीक्षण की प्रकृति व प्रशासन की आधार पर परीक्षण को दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। परीक्षण की प्रकृति व प्रशासन के आधार पर परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण में प्रतिक्रिया मौखिक रूप से ली जाती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में व्यक्ति का अध्ययन दो पद्धतियों के द्वारा किया जाता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण में प्रतिक्रियाएं मौखिक रूप से ली जाती हैं, व्यक्ति से प्रश्न पूछकर ली जाती है, उनके विचार के माध्यम से शाब्दिक परीक्षण किया जाता है। जबकि अशाब्दिक या निष्पादन परीक्षण में प्रतिक्रिया या तो लिखित रूप में या किसी कार्य या व्यवहार के रूप में ली जाती है। शाब्दिक में तो हम व्यक्ति से मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि अशाब्दिक में व्यक्ति को लिखित प्रतिक्रिया के माध्यम से विचार उसके जाने जाते हैं, उसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली ये पद प्रश्न या तो प्रतिबंधित प्रकार के होते हैं या मुक्तोत्तर प्रकार के होते हैं। प्रतिबंधित प्रकार के पदों में उत्तरदाता को उत्तर के सीमित विकल्प दिए जाते हैं और उसे उन विकल्पों में से केवल एक विकल्प को चुनना होता है। प्रश्नावली विश्लेषण के अंदर दो प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। एक तो किए जाते हैं प्रतिबंधित प्रकार के, इसके अंतर्गत 4 विकल्प दिए जाते हैं या 5 विकल्प दिए जाते हैं और हमें सीमित शब्दों में उसका उत्तर
देना होता है, जबकि मुक्तोत्तर प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति लिखित रूप से ए सीमा तक शब्दों का प्रयोग करके आंसर या उत्तर देता है, जो उस पद के विषय में उसकी विचारधारा को दर्शाता है। मुक्तोत्तर प्रकार के पदों में व्यक्ति उत्तर देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र तथा मुक्त होता है। मुक्तोत्तर प्रश्न में व्यक्ति अपने विचारों को दर्शाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जबकि प्रश्नोत्तर में तो व्यक्ति को विकल्प दिए जाते हैं और उन विकल्पों में से एक का चयन करना होता है। प्रश्नावली के प्रश्नों को साधारण वे अव्यक्त भाषा में लिखा जाता है ताकि विषय इन्हें पढ़कर समझ सके। देखो बच्चों, प्रश्नावली में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुक्तोत्तर और प्रश्नावली। मुक्तोत्तर में तो व्यक्ति को अपने भावों को लिखने की स्वतंत्रता होती है, जबकि प्रश्नावली में विकल्प दिए जाते हैं और उन विकल्पों में से एक का चयन बालक को या व्यक्ति को करना होता है। साक्षात्कार। साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं, ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। साक्षात्कार, प्रश्न करने वाला साक्षात्कार और उनका उत्तर देने वाला जो प्रश्न करेगा वो साक्षात्कार करता है और जो देगा वो साक्षात्कार दाता कहलाता है। एक टीम बैठेगी, उस टीम के सामने हम बैठेंगे और व्यक्ति हमसे कई प्रश्न करेंगे, साक्षात्कार करता हमसे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों का हमें जवाब देना होगा। ये कौन सी पद्धति कहलाती है? साक्षात्कार। इस प्रविधि के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने की स्थिति में उद्देश्यपूर्ण आपसी बातचीत द्वारा प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है। वह व्यक्ति जो साक्षात्कार करने वाला होता है वह साक्षात्कार करता तथा साक्षात्कार में उत्तर देने वाला व्यक्ति साक्षात्कार दाता कहलाता है। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्राय दो प्रकार के साक्षात्कारों का प्रयोग किया जाता है। ये हैं संरचित साक्षात्कार, पहला है संरचित और दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। उदाहरण के लिए मित्रता के गुणों का मापन करने के लिए अत्यधिक मित्रता, बहुधा मित्रता से लेकर विनम्रता या निम्नतम मित्रता तक के लिए विकल्प प्रदान करना। असंरचित साक्षात्कार का स्वरूप थोड़ा अधिक लचीला होता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के मुक्तोत्तर प्रश्नों के समावेश होता है तथा साक्षात्कार दाता जितना अधिक से अधिक संभव हो सके उतना स्वतंत्र होकर अपना उत्तर देता है। साक्षात्कार में साक्षात्कार दाता अपने प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल स्वतंत्र होकर देता है एक सीमा के अंदर। साक्षात्कार दो प्रकार का हुआ, कौन कौन सा हुआ? पहला है संरचित साक्षात्कार, जबकि है दूसरा असंरचित साक्षात्कार। बच्चों, हमने आज यहाँ पे मनोविज्ञान की पद्धतियां, उसके उपागम, उसके विश्लेषण आदि का विस्तार से अध्ययन किया। आज तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद।